जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेलो सीडीएस में। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं पॉलिटी के 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि पूछे गए हैं। पिछले एक दो साल में यूपीएससी ने अलग अलग एग्जाम कंडक्ट किया है, जैसे सीडीएस का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम, सीएपीएफ एग्जाम आता है, देन सीआईएसएफ। तो बहुत सारे डिफेंस के एग्जाम हमारा यूपीएससी कंडक्ट कराता है। इसी के जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आपने ज्योग्राफी के पीवाईक्यू सेशन देखा होगा कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम एज अ रिवीजन सेशन लेंगे। वीडियो को बहुत ही छोटा रखेंगे और क्लियर रखेंगे ताकि आपको समझे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और साथ ही साथ कैसे ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम हमारे पहले क्वेश्चन से। सो यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। सो ओवरऑल अगर देखा जाए ब्रिटिश रूल को, तो हम इसे दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं कंपनी रूल एंड दूसरे रूल को हम कहते हैं क्राउन्स रूल। इन दोनों में डिफरेंशिएटर क्या होता है? 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। कंपनी रूल में बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे कि आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, देन पिट्स इंडिया एक्ट, देन देयर कम्स दिस सीरीज ऑफ 4 चार्टर एक्ट इन द गैप ऑफ 20 ईयर्स। लाइक वाइज क्राउन्स रूल्स में आता है सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, देन इट कम्स द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगेन ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ठीक है। देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, आफ्टर दैट इट कम्स इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, देन अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट द मेन सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको ध्यान से सुननी है। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो सबसे पहला मेजर एक्ट था इन दी कंपनीज रूल, जो कि क्या करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है रेगुलेट किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। और इसी में क्या होता है, दे हैड लेड द फाउंडेशन फॉर द सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे जो पोजीशन थी पहले गवर्नर ऑफ बंगाल की, वो एलिवेट कर दी जाती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम पे। और वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं वैरन हेस्टिंग। सिमिलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोजीशन एलिवेट कर दिया जाता है, जो डेजिग्नेशन है, रैंक है, उसे और इम्प्रूव किया जाता है, हायर रैंक दिया जाता है, जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है। किस एक्ट के तहत? तो ये आता है आपका 1833, ये भी आपको याद रखना है। एंड जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक थे। देन यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं वॉइस रॉय। किस एक्ट के तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एंड हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? सो ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने। साथ ही साथ क्राउन्स रूल के ये जो भी एक्ट है इनमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे। अब यहाँ आपके 1858 में आपने देखा कि जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसे एलिवेट करके हमने वॉइसरॉय कर दिया था। ठीक वैसे ही 1861 के बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे पोर्टफोलियो लिख देता हूँ। सो पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। देन 1892 का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम इलेक्शन का कंसेप्ट, ठीक है, इलेक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्शन हुए थे। सो जो कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन है वो यहाँ पे आया था। और ये जो वर्ड है इलेक्शन, ये उस एक्ट में कहीं भी लिखा नहीं गया था। एक्चुअली वो नॉमिनेशंस थे, बट हाँ, नॉमिनेशंस वॉज सर्टन सॉर्ट ऑफ इलेक्शन ओनली। देन 1909 आता है, आपको पता होगा कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आता है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। ओके, एंड यही जो सेपरेट इलेक्टोरेट सबसे पहले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया था। ठीक है, सिर्फ मुस्लिम्स तक था ये। लेटर ऑन अगले एक्ट में 1919 में क्या हो जाता है, ये और एक्सटेंड किया जाता है। कहाँ पे? सिख कम्युनिटी को, देन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, यूरोपियंस को। ओके, एंड आफ्टर इसे फर्दर एलिवेट किया जाता है, फर्दर एलिवेट किया जाता है या एक्सटेंड किया जाता है। किसे? डिप्रेस्ड क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास लिख देते हैं, विमेंस को, राइट। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। और एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कि कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन 1892 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वही जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे वो आते हैं हमारे 1919 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल इलेक्शंस 1919 में हुए थे। और
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, वहाँ पे इसका मेंशन था। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। So let's discuss the second question. We have the provision of separate electorate for Muslims was introduced in. अब Muslims का separate electorate कब introduce किया गया था, तो आपको याद आना चाहिए, it was 1919। कौन सा एक्ट था ये? इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, सॉरी इट इज़ 1909, राइट। सो इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मॉर्ले कौन थे? सो मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, वेयर एस मिंटो वॉज द वॉइस रॉय एट दैट टाइम। ओके, अब क्या ये 19, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इलेक्शन का कंसेप्ट है, इलेक्शन का कंसेप्ट ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो क्या होगा? 1990 से पहले वाले एक्ट में। कौन सा एक्ट था वो? इट वॉज 1892, करेक्ट। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following act reserved the seat for women in legislature in accordance with the allocation of seats for different community? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा गया है कि विमेंस के लिए सीट रिजर्व किस एक्ट के तहत आया था। तो आपको फिर से मैं रिकॉल कर दूँ, जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909, जिसे हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ओके, जहाँ पे क्या हुआ था? कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड मिंटो द्वारा, एंड जिसे हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। जो 1990 था इनिशियली, अगेन कि कहाँ तक था? सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक था ये। उसके बाद में जो आता है वहाँ पे कहाँ पे एक्सटेंड होते हैं? सिख कम्युनिटी, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था एंग्लो इंडियंस। ठीक है, क्रिश्चियंस, यहाँ तक एक्सटेंड होते हैं। देन अगला जो एक्ट आता है, इस एक्ट के तहत सीट्स रिजर्व की जाती है विमेंस एज वेल एज डिप्रेस्ड क्लास के। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखो, जो हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि यार जो PYQ है इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमारा पर्पस ये है कि ये टॉपिक्स को समझना। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है कि आंसर, सिर्फ आंसर सही नहीं करना है क्वेश्चन से, वो जो टॉपिक है आपको उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस भी समझना है। जैसे कि हाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो भी आपके एक्ट्स थे, तो आपको एक्ट्स को एक बार रिवाइज करना है, राइट। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। प्रियम्बल से रिलेटेड इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन है हमारा, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल। The expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning, right? So बात करते हैं हम सबसे पहले प्रियम्बल की। अब प्रियम्बल जो है, ठीक है, प्रियम्बल ये क्या है? एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ओवरऑल। जिस तरीके से हम कोई भी बुक परचेस करते हैं, तो फर्स्ट पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज पे आप देखोगे प्रीफेस लिखा होता है, या तो समरी होती है। ठीक है, जो कि हमें क्या बताता है? उस बुक के बारे में एक ब्रीफिंग देता है। ठीक वैसे ही हमारा प्रियम्बल का भी यही काम है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी है, ब्रीफ समरी है, जिसे आईडी कार्ड भी कहा गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा, सॉरी, प्रियम्बल को क्या कहा गया था? कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड है। किसने? सो एन एमिनिस्ट ज्यूरिस्ट, जिसका नाम है NA पालखीवाला। ठीक है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, बट हाँ पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, राइट। अब जो कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट टाइम जो प्रियम्बल है, किस कंट्री ने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था अमेरिका ने। ठीक है, इसका फर्स्ट मेंशन हमें दिखता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल बिल्कुल बात करता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सो स्टेटमेंट 1 तो सही है। देन द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो आपको याद होगा प्रियम्बल में अब तक एक बार अमेंडमेंट, सिर्फ एक ही बार अभी तक अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो प्रियम्बल में अब तक सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके तहत हमने 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए थे। वो 3 वर्ड कौन से थे? सो सेक्युलर, देन इंटेग्रिटी एंड सोशलिस्ट, राइट। सो ये 3 वर्ड लेटर हमने 76 में ऐड किए थे। सो आपको याद रखना है कि ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। और यहाँ पे क्या लिखा है? ये तो बिगिनिंग से था, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो होना है वो 1 होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रियम्बल के बारे में आप और एक चीज़ याद रखोगे कि जो प्रियम्बल है, ये जो हमारे लेगिस्लेचर होता है, लेगिस्लेचर का मतलब क्या हो गया? लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी होती है?
यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद। तो ये प्रियम्बल जो है इट इज़ नीदर अ सोर्स नॉर अ प्रोहिबिशन। ये हमारे पार्लियामेंट के लिए सोर्स ऑफ पावर भी नहीं है और किसी चीज़ को प्रोहिबिट भी नहीं करता है, राइट। ठीक वैसे ही दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दैट कि जो हमारा प्रियम्बल है इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, हेंस इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मीनिंग ऑफ द टर्म द स्टेट एज डिफाइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पार्ट 3 मतलब किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स में कितने आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35, ये सभी डील करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स से। अब इससे पहले आपको याद होगा प्रियम्बल जिसे हमने कहा था दैट दिस आर नॉट जस्टिसिएबल इन द कोर्ट बट फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल, ठीक है, दीज आर जस्टिसिएबल एंड हेंस दे आर इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने लिया था यूएस बिल ऑफ राइट्स से, ठीक है। यूएस में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, हम इसे फंडामेंटल राइट कहा कहते हैं, जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया है, ठीक है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, राइट। अब पार्ट 3 के अकॉर्डिंगली इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? तो आपको पता होगा कि जो स्टेट है, जो हमारा आर्टिकल 12 है, वो देता है हमें डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट में क्या आ जाता है? सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज इंडिया में, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। अब आप सोचो गवर्नमेंट एजेंसीज इंडिया में कहाँ कहाँ है? आपको दो तो बहुत श्योरली आनी ही चाहिए आपके माइंड में। पहला होता है यूनियन लेवल पे, सेकंड होता है स्टेट लेवल पे, है ना। यूनियन मतलब क्या होता है? हमारा यूनियन गवर्नमेंट कहाँ से गवर्न करती है, कहाँ से लॉ बनाती है? पार्लियामेंट से, ठीक है। सो यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ये सब स्टेट के अंडर आता है। स्टेट मतलब क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है कि स्टेट मतलब राज्य, ठीक है। स्टेट मतलब अथॉरिटी की बात हो रही है। तो ये कौन कौन सी अथॉरिटी है? स्टेट में क्या आ जाएगा? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट की लॉ मेकिंग बॉडी, जिसमें आ जाता है विधानसभा और विधान परिषद। अपार्ट फ्रॉम दैट पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, स्टेटूटरी, नॉन स्टेटूटरी बॉडी, ये सभी आती है हमारी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर। सो ओवरऑल अगर आप ऑप्शन डी देखते हो, सो यूनियन गवर्नमेंट, ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब क्या हो गया? पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, अथॉरिटी एट द ग्रास रूट लेवल। सो ये सभी आती है हमारी स्टेट की डेफिनेशन के अंडर में। सो हेंस जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होता है हमारा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट। स्टेट की करेक्ट डेफिनेशन क्या है एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12? सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप अगर थोड़ा सा ऑप्शंस देखोगे तो माइनर चेंजेस है ऑप्शंस में। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी नन अदर दैन डी। अगेन व्हाट इज स्टेट? स्टेट इज गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल, ठीक है, यूनियन लेवल, स्टेट लेवल, ग्रास रूट लेवल, जिसे हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सम स्टेटूटरी एंड नॉन स्टेटूटरी बॉडीज। कुछ फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट जो है किसी भी इंडिविजुअल को सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ भी 5 है। कौन कौन से ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। देन 17 इज द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी हमें पता है विच इज़ अ सिन एंड येस आप इसे याद रख सकते हो, 17 पे खतरा। देन 18 वी हैव एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सभी टाइटल्स हमें एबॉलिश करने हैं, जैसे कि साहूकार, ठाकुर साहब। लेकिन वो टाइटल्स जो हम अर्न करते हैं, जैसे कि आप सीडीएस क्लियर करने के बाद कमीशन होंगे एज अ लेफ्टिनेंट, वो आप यूज़ कर सकते हो। आप एमबीबीएस की पढ़ाई करते हो, आपको डॉक्टर टाइटल मिलेगा, ये आप नाम से पहले यूज़ कर सकते हो। लाइकवाइज यू हैव आर्टिकल 19 जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है इन 6 एस्पेक्ट में। क्या क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम जो चाहे हमारे थॉट्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम असेंबल हो सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इसका बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली लद्दाख में कैसे उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन हाँ, वो जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो प्राइवेट प्लेस पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार मेरा फार्म हाउस है यार वहाँ पे आके आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है, वो पब्लिक प्लेस होनी चाहिए या प्राइवेट तो नहीं होनी चाहिए। देन हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी हम इंडिया में मूव कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं और कोई भी प्रोफेशन हम चूज़ कर सकते हैं। वी हैव आर्टिकल 20 विच इज़ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर से कोई हम क्राइम कमिट करते हैं तो हमें सेम क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं होगी।
After that we have 21 protection of life and personal liberty, 21A that is right to elementary education, and 22 protection against arrest and डिटेंशन। जब हम अरेस्ट हो जाते हैं तो हमारे कुछ राइट्स होते हैं, जैसे हम हमारे लॉयर से बात कर सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल नंबर 23 दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग वैसे प्रोफेशन में इंडल्ज नहीं होना है, हम किसी से फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। एंड 24 कि जो भी हमारे चिल्ड्रंस होते हैं हम उसे हजारडस प्लेसेस पे, गोला बारूद वाले इंडस्ट्री में हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट देने से मना करता है हमारा संविधान। लेकिन हाँ, यही जो हमारे 10-12 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं सेफर इन्वायरमेंट में बिल्कुल काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मूवी में काम करते हैं, ठीक है, चाइल्ड आर्टिस्ट, सो दैट इज अलाउड। नेक्स्ट दिस 4 आर्टिकल इट डील्स विद द रिलीजियन, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। सो आर्टिकल 25 हम जो चाहे वो रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसे प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। 26 हम हमारे रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। कुंभ मेला होता है, ठीक है, हज यात्रा होती है, तो ये सारी चीज़ें आती है इसमें। 27 अब इन्हीं रिलीजियस अफेयर्स के लिए कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, मुझे प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। एंड लास्टली इट इज़ 28 दैट इज़ फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग religious instruction or worship in certain educational institution. Then we have article number 29 that is protection of language, script and culture. Again यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो 29 में हमेशा याद रखना है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 तरीके की माइनॉरिटी से डील करता है अंडर ओनली एंड ओनली आर्टिकल 29 दैट इज रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं, एक्सेप्ट हिंदुइज़्म, इंडिया में जितने भी और रिलीजियन है, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, ये सभी रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं। एंड सेकंड वन इज़ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब जो किसी मेजर एरिया में, लेट्स टेक कि अगर ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में मेजर स्पीकिंग पीपल कौन है, मराठी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा है, यहाँ के लोग एक वहाँ की इंडिजीनियस लैंग्वेज कहते हैं, इंडिजीनियस छोड़ो, लेट्स टेक कि यहाँ पे मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ में आएंगे इन महाराष्ट्र। देन आर्टिकल नंबर 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ एंड ऑल्सो एनी सेक्शन ऑफ पीपल ये भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, अगेन आपको याद करना है 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। ऑब्वियसली इंडियन सिटीजन को ही मिलना चाहिए। अगर आप देखते हो आर्टिकल नंबर 16 क्या बात करता है, ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। अब हमारे इंडियंस के लिए हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम इसमें क्या फॉरेनर्स को ऐड करेंगे क्या, नहीं। हेंस ये सारे आर्टिकल है ये सिर्फ इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है या सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, वेयर एज दिस ऑल दे आर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियंस एज वेल एज दी फॉरेनर्स। देन नेक्स्ट विल डील विद द पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 जो कि किससे डील करता है, DPSP से डील करता है। व्हाट इज DPSP? इट स्टैंड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से इंस्पायर होकर लिया है हमने, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया है। और इसका मेन सोर्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट में, जिसे हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के नाम से मेंशन किया गया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी DPSP को हम कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नॉवेल फीचर। याद रखना है, जैसे फंडामेंटल राइट का याद है ना, उसे हमने मैग्ना कार्टा कहा था, वैसे ही नॉवेल फीचर क्या है, DPSP है। DPSP अब होता क्या है, आप यहाँ से समझ सकते हो, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब बेसिकली हमारी जो स्टेट है, स्टेट मतलब अगेन राज्य नहीं, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंगली स्टेट गवर्नमेंट्स होती है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है, लॉ बनाना। गवर्नमेंट जब लॉ बनाती है, अब आप सोचोगे यार गवर्नमेंट तो पॉलिटिशियन से बनती है, आपको क्या लगता है पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं क्या, ठीक है, जो भी आपका आंसर होगा, बट स्टिल उन्हें कुछ गाइडलाइंस चाहिए कि यार इस तरीके से हमारे लॉज बनने चाहिए, और यही गाइडलाइंस कहाँ पे लिखे गए हैं, DPSP में लिखे गए। तो आप ये याद रखोगे। सो दीज आर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये कुछ डायरेक्शंस है, गाइडलाइंस है, क्या बनाने के लिए, स्टेट की पॉलिसी बनाने के लिए। स्टेट की पॉलिसी मतलब स्टेट का डेफिनेशन निकालोगे आप आर्टिकल 12 से, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, ग्रास रूट गवर्नमेंट हो सकती है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी। ओके, अगेन वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट DPSP इज नॉट जस्टिसिएबल। मतलब कि गवर्नमेंट अगर लॉ बनाते टाइम इन आइडियाज़ को अगर इग्नोर भी करती है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, सो डिस्कस करेंगे क्विकली। DPSP को हम हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए।
कैसे? फर्स्ट हम इसे गांधीयन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, ये बेसिकली जो गांधीज के आइडिया थे उनसे रिसेंबल करते हैं। देन कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल। गांधी प्रिंसिपल में क्या आता है? आर्टिकल 40 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर, 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आप ने देखा होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट है पीडीएस सिस्टम रन करती है, ठीक है, राशन प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट ये कुछ है जो कि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल से डील करते हैं हमारे डीपीएसपी, जिसमें आता है हमारा यूसीसी फॉर सिटीजन। अब इससे हम समझ सकते हैं कि डीपीएसपी का पर्पस क्या होता है। अब इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हर स्टेट में इम्प्लीमेंटेड है क्या? नहीं। आप कहोगे राइट नाउ अगर देखा जाए तो इट इज़ गोवा एंड उत्तराखंड। ओके, इसमें भी जो उत्तराखंड है ये बन जाता है फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। देन गोवा का क्या? गोवा में एक्चुअली जो सिविल कोड है वो पोर्तुगीज, वो जब वहाँ छोड़ के गए थे उस ज़माने से ही वहाँ पे यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है। हेंस जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है वहाँ पे बन जाता है उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट। अब देखो जो यूसीसी है वो हर स्टेट में तो है नहीं, तो क्या हम कोर्ट जाएंगे क्या इसके लिए? नहीं। सो हेंस इसे कहा जाता है कि जो डीपीएसपी है दे आर नॉट जस्टिसेबल। ओके, देन 45 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से कम के बच्चों के लिए हमें चाइल्डहुड केयर करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाने हैं स्टेट को, मतलब गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आप इस आर्टिकल को सिंपली याद रख सकते हो 4, 5, 6 बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। इसी का एक एग्जाम्पल हमें गाँव में देखने को मिलता है आंगनवाड़ी सिस्टम, ठीक है। आंगनवाड़ी सिस्टम में क्या होता है? हम छोटे बच्चों को बहुत सारे उनकी केयर करने के लिए बहुत सारे हम इनिशिएटिव्स लेते हैं। 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A ये कहता है हमें कि हमें हमारा इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ ये सभी चीज़ प्रोटेक्ट करनी है। 49 मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्ट करने हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हेरिटेजेस है उन्हें प्रोटेक्ट करना है। 50 क्या करता है? दैट आर जुडिशियरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, राइट। देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आफ्टर दैट वील सी आर्टिकल 38, ये सभी आते हैं हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर कि स्टेट को सिक्योर करना चाहिए, सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, सर्टन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 41 राइट टू वर्क टू एजुकेशन पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। 42 प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आपने देखा होगा कि मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है, पेड लीव्स दी जाती है 3-4 मंथ की, डिपेंड करेगा कि किस स्टेट में कितना लीव मिलती है। देन लिविंग वेज। 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। मिड डे मील स्किल से हम इसे समझ सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल देखो, ओवरऑल पर्पस इसका ये था कि हमें हमें आर्टिकल 1 से लेके या चैप्टर पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A हमारे फंडामेंटल ड्यूटी तक, मतलब 1 से लेके 51 तक हमें सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। एवरी ईयर 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी के आप 100% सॉल्व करके आओगे, राइट। एंड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, पार्ट 3 के अंदर मेंशन्ड इन आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब ये होता है कि अगर से मेरे फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं, ठीक है, लेट्स कंसिडर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 17 जो कि क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट करता है। सपोज अगर मैं कोई भी मंदिर जाता हूँ, गुरुद्वारा जाता हूँ और वहाँ पे मुझे अलाउ नहीं किया जाता है, इसका मतलब क्या है? मुझे एज अ अनटचेबल ट्रीट किया है उन्होंने, तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आइडिया मुझे कहाँ से आया? आर्टिकल 32 के थ्रू। ओके, 32 मुझे कहता है कि आप ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट इस केसेस में कुछ ऑर्डर्स इशू करेगा। किसके अगेंस्ट? जिसने आपको मना किया है उस प्लेस में आने से, और उसी ऑर्डर को कहा जाता है रिट। तो कितने रिट्स इशू हो सकते हैं? 5 रिट्स हमारा कोर्ट इशू कर सकता है। ओके, कौन कौन से है ये? हबिस कॉर्पस, मैंडामस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ओके, अब ये जो भी 5 रिट्स है ये इंडिया में, अब कोर्ट्स तो बहुत सारे हैं, ओके, लेकिन जो हमारा टॉप मोस्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो आता है वो आता है हाई कोर्ट।
दोनों कोर्ट इशू कर सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट को किसने पावर दी? आर्टिकल 32 ने। हाई कोर्ट को किसने पावर दी? आर्टिकल 226 ने, राइट। सो विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दिस रिट्स। हबिस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी ऑफ। मैंडामस का क्या मतलब होता है? वी कमांड। मैंडामस में आप देखो एम एम है, कमांड में भी एम एम है। सर्श्योररी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट करना। को वारंटो मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपकी क्या अथॉरिटी है। ठीक है, इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी मैराथन में डिस्कस किया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमें समझना है कि जो रिट है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये ईजी भी है। क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स यू मे हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, सो वो आता है हबीस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम्स मीन्स वी कमांड। अब आप देखो वी कमांड 2M है, मतलब मैंडामस। ओके, देन वी हैव, if any question arises as to whether a member of parliament has become subject to any disqualification mentioned in article 102(1), who among the following is empowered to make the final decision। इसका क्वेश्चन का सिंपल मतलब ये है, आपको ये याद रखना है, जो हमारा पार्लियामेंट है, अब पार्लियामेंट में दो घर होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब अगर से लोकसभा के मेंबर और इन दोनों में जो भी मेंबर्स होते हैं हम उनसे क्या कहते हैं? एमपी। क्यों? बिकॉज वो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। राज्यसभा के हो सकते हैं, लोकसभा के भी हो सकते हैं। अब अगर से कल को चल के क्वेश्चन उठता है कि यार ये जो मेंबर्स हैं ये हाउस में रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, तो इनका फाइनल डिसीजन कौन लेगा? ठीक है, तो फाइनल डिसीजन हमेशा लेता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो याद रखना है फाइनल डिसीजन हमेशा प्रेसिडेंट लेगा। ओके, सो हमें इतना सा फैक्ट याद रखना है। आपको डाउट हो सकता है कि यार लोकसभा में तो स्पीकर होता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, राज्यसभा में तो चेयरमैन होता है, ठीक है, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सो एक्चुअली ना ये किसके ऊपर डिसीजन लेते हैं? अगर से डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन रेज होता है बेस्ड ऑन एंटी डिफिक्शन लॉ, अगर से एंटी डिफिक्शन लॉ के अंडर पूछा जाए तो हमारा आंसर आएगा स्पीकर इफ़ दे आर द मेंबर ऑफ लोकसभा, एंड चेयरमैन विल डिसाइड इफ़ दे आर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। बट अगर से अपार्ट फ्रॉम एंटी डिफेक्शन कोई क्वेश्चन आता है सो वो हमारा प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एलिमिनेटेड बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें से कौन सा एलिमिनेट किया गया है? ओके, सो अभी हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए थे पार्ट 3, जो कि आता है 12 से लेके 35 आर्टिकल। ओरिजिनली मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, कमेंस कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय पे हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे। आज अगर आप देखोगे तो 6 है, मतलब एक गायब है। सो एक कौन सा गायब है? ये है हमारा एक आर्टिकल जिसको हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी ये अब हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, सो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हमने क्या किया, इस राइट को फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर से हटा के, फंडामेंटल राइट के चैप्टर से हटा के हमने इसके लिए एक नया आर्टिकल ऐड किया है, आर्टिकल 300A। मतलब ये अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हेंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, और ये किस एक्ट के तहत हमने हटाया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रॉपर्टी। एक चीज़ आपको याद आनी चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड कुछ आया तो 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन से आर्टिकल डील करते हैं? 23 एंड 24। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट वॉयलेट होते हैं, इधर उधर नहीं जाने का, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर इशू करेगा जिसे हम रिट कहते हैं। कितने रिट इशू कर सकता है? 5 रिट इशू कर सकता है। ओके, किस आर्टिकल के अंडर? 32। इस 32 को क्या कहा गया है? सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के तहत कौन सा करेक्ट नहीं है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ इज गारंटेड टू इंडियन सिटीजन ओनली। अब थोड़ा सा रिकॉल करो कि वो कौन से फंडामेंटल राइट थे जो सिर्फ इंडियंस को दिए थे और इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स दोनों को दिए गए थे। अब यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14 क्या है?
इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सो ये वाला लॉ क्या हमने सिर्फ इंडियंस को ही दिया है क्या? इट सिक्योर्स फॉर एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सो इट इज़ करेक्ट। स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सही है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू नॉन सिटीजन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये भी सही है। ठीक है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो दोनों को दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडियंस ही नहीं, ये फॉरेनर्स को भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। जहाँ पे भी 86 आता है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, हमेशा इसका रिलेशन किससे रहेगा? एजुकेशन से रिलेशन रहेगा, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मेंशन हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है? आपको फंडामेंटल राइट में भी मिलेगा, आपको डीपीएसपी में भी मिलेगा, एंड फाइनली आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिलेगा। ओके, डीपीएसपी में आपने देखा है आर्टिकल 45 है, ठीक है, 456 है ना, कि अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर दी चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। ओके, वेयर जो फंडामेंटल राइट है यहाँ पे हमारे पास है आर्टिकल 21A, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी जो हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, फाइनल फंडामेंटल ड्यूटी, वो भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बात करता है। तो ये एज भी आपको याद रखना है। ओके, सो विल सी दी ऑप्शंस। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस, सो नो। इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, येस, यहाँ पे एजुकेशन वाला है। टू वंस चाइल्ड बिटवीन 6 to 14, करेक्ट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा बी। देन अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द आर्टिकल 21A इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था किस अमेंडमेंट के तहत? सो इट इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। गॉट इट? अगेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा गलत है? सो द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 85th लिखा है यहाँ पे, हैज़ इंसर्टेड द राइट टू एजुकेशन अंडर 21A। तो आप ही देख लो क्या होना चाहिए था? एजुकेशन है मतलब 86th होना था। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ईजी है, लेकिन आप क्या करोगे? आप इसे निगलेक्ट कर जाओगे। मतलब ह्यूमन माइंड एग्जाम में वर्क ही ऐसा करता है कि बस आप ना मोटा मोटा पढ़ लोगे और इस वजह से गलत हो सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो, अटेंटिवली पढ़ो, बहुत टाइम होता है सीडीएस में, राइट। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, इट इज़ ट्रू। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पार्ट 3 में मैंशनड है, 32 में मैंशनड है, ये भी सही है। जूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। ठीक है, याद रखना है कि हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन बड़ी होती है देन दी सुप्रीम कोर्ट। किस केस में? रिट के केस में, रिट इशू करने के केस में। ठीक है, क्यों? तो क्यों भी समझ लेते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ आर्टिकल 32 मतलब हमारा फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के लिए ही रिट इशू कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट एज वेल एज अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट, उनके लिए भी रिट इशू कर सकता है। हेंस ज़्यादा बड़ा एरिया किसका है? हाई कोर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम डबल जियोपार्डी? डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है कि अगर से आप कोई क्राइम कमिट करते हो, सपोज आपने अगर एक ट्रैफिक सिग्नल जंप किया है, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल जंप किया है, सो आपके ऊपर आपके कितने चालान कट सकते हो उस पर? ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल जंप करने का अगर से फाइन है 500 रुपये, तो 500 का 1000 दो बार तो नहीं ले सकता है ना, ठीक है, तो एक ही बार होगा। तो इसी का मतलब होता है एक क्राइम का या एक ऑफेंस की एक ही पनिशमेंट होगी। कहाँ पे मेंशनड है ये? सो ये है हमारे मेंशनड है आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। 22 क्या कहता है? 22 कहता है प्रोटेक्शन इन केस ऑफ 22 क्या कहता है यार? इट इज़ डिटेंशन, ओके, प्रिवेंटिव एंड पनिटिव डिटेंशन, एंड 23 इट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट वी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन? ठीक है, मतलब फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप सोचो कोई फॉरेनर आता है और यहाँ पे कुछ भी स्पीच देने लग जाता है, आप टॉलरेट कर पाओगे क्या? नहीं। ठीक है, तो ये फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक को एलिमिनेट कर देंगे, एक को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। देन हम आते हैं फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आप सोचो कोई फॉरेनर आता है और आप क्या उसे ये कहोगे क्या कि आप सिर्फ ये पर्टिकुलर रिलीजन ही फॉलो करो? तो हम ऐसा उसे नहीं कहेंगे, मतलब उसे भी हम अलाउ करेंगे कि जो रिलीजन फॉलो करना है वो करो। सो क्या होना चाहिए?
3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 है, ये 3 है और ये भी 3 है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से देखो, हमें ना एलिमिनेशन मेथड या अगर हमें एक दो चीज़ परफेक्टली पता है तो हम उस बेसिस पे भी हमारा आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा 2 एंड 3। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव which of the following statement regarding the power of high court under article 226। अब 226 से फिर से आपको याद आना चाहिए कि इट इज़ द रिट इशूइंग पावर ऑफ हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रिट इशूइंग पावर कहाँ पे मेंशन्ड है? आर्टिकल 32 में, जो कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के लिए ही इशू किया जा सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट का रिट है वो फंडामेंटल राइट प्लस अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी रिट इशू किया जा सकता है। सो इट कैन इशू रिट्स ऑफ हबिस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, सर्शियो, बिल्कुल ये हो सकता है। रिट्स कैन बी इशूड टू इन्फोर्स एनी राइट बाय पार्ट 3 एंड एनी अदर ऑफ द पर्पस, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन दिस पावर कैन डेरोगेट द पावर कन्फर्म्ड और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32/2। सो आप सोचो, क्या हाई कोर्ट का रिट इशूइंग पावर सुप्रीम कोर्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी है या कोरिलेटिव है? ठीक है, सो इट इज कोरिलेटिव नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। सो यहाँ पे लिखा है डेरोगेट, हेंस जो स्टेटमेंट सी होगा ये गलत होगा। रिट्स कैन बी इशूड टू एनी अथॉरिटी अंडर इट्स जूरिसडिक्शन, यस, अगर से जूरिसडिक्शन के अंडर आता है तो किसी के भी अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऐसे जो भी टेबल्स आते हैं ये टेबल्स को आपको फॉर श्योर एक बार रीड करके जाना है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। सो नॉट करेक्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच एट लखनऊ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ में बेंच है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर में बेंच है, राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर में बेंच है और गुवाहाटी हाई कोर्ट की बेंच ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस टेबल को आप देख सकते हो, टोटल एज ऑफ नाउ इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, प्रेजेंटली इंडिया में कितने हाई कोर्ट हैं। ओके, सो प्रेजेंटली वी हैव 25 हाई कोर्ट्स। और अगर आप यहाँ पे गुवाहाटी का देखते हो, ठीक है, वेर इज गुवाहाटी, सो गुवाहाटी में आप देखोगे कि गुवाहाटी के भी बहुत सारे बेंचेस हैं, हियर वी हैव। सो गुवाहाटी की बेंचेस कहाँ पे? कोहिमा में है, आइजॉल में है, ईटानगर में, हेंस जो स्टेटमेंट डी है ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अगेन आई रिमाइंड यू, द पर्पस इज नॉट हियर कि यार कौन सा आंसर सही है नहीं है, पर्पस ये है कि कौन से टॉपिक को आपको फिर से ज़्यादा एम्फोसिस दे के रिवाइज करना है। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4 है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन? बिफोर दैट फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, अगेन इट इज़ ऑल्सो नॉन जस्टिसिएबल, ये भी नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर से कोई फंडामेंटल ड्यूटी अपनी ऑब्जर्व नहीं करता है तो इसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आप बहुत बार थिएटर जाते होगे, ठीक है, थिएटर जाने के बाद आप देखते होगे कि जब नेशनल एंथम होता है कुछ कुछ लोग खड़े नहीं भी होते हैं, ठीक है। अब हाँ, आप उनसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, आप फाइट कर सकते हो, फाइट मतलब वो तो वही है, हीट ऑफ द मोमेंट पे आप ऐसे डिसीजन लेते हो, बट हाँ आप कोई लीगल डिसीजन नहीं ले सकते हो, लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो उनके अगेंस्ट, ठीक है। सो कौन कौन से है? टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब भी हमें बुलाया जाए तो हम नेशनल सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहना है, येस। टू रिनाउंस द डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन, सो येस। It is also mentioned to value and preserve unitary culture, so that is to value and preserve a unitary national culture and to develop the spirit of inquiry and reform। so जो यहाँ पे सही क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दैट इज नॉट मैंशनड, ठीक है। हाँ, हमें प्रिजर्व तो करना है नेशनल कल्चर को, बट वो ऐसा मैंशनड नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोविजन द स्टेट शैल टेक सेपरेट स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो हमारी जुडिशियरी है, जो हमारी कोर्ट्स है, उसका गवर्नमेंट के साथ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ये कहाँ पे मेंशन्ड है? फंडामेंटल राइट में है, डीपीएसपी में है, या फंडामेंटल ड्यूटी में है? कहाँ पे इसका मेंशन्ड है? सो इसका मेंशन है हमारे डीपीएसपी में, ठीक है। डीपीएसपी का चैप्टर क्या है? फंडामेंटल राइट का पार्ट 3, इसका पार्ट 4 एंड फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट 4A। सो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए हमारा पार्ट 4, राइट, पार्ट 4। अगर मैं आपसे आर्टिकल पूछूं तो आर्टिकल आना चाहिए 50। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? 51। सो आर्टिकल 51 यहाँ पे दिया गया। आर्टिकल 51 मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है या डीपीएसपी है? तो ये डीपीएसपी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 51A आता है,
So to promote international peace and security and to maintain just and honorable relation between nations, to foster respect for international law, treaty, obligation and to encourage settlement of international dispute by arbitration. So we have the correct answer. क्या होना चाहिए यहाँ पे? अब ऐसा कुछ भी चीज़ ना यहाँ पे मैंशनड नहीं है, यूज़ ऑफ यूएन पीस कीपिंग फोर टू रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, सो इट इज़ नॉट मैंशनड अंडर आर्टिकल 51A। तो आप देख सकते हो बेसिकली जो हमारा फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है एंड फंडामेंटल ड्यूटी है, इनके ना आर्टिकल अगर आप प्रॉपरली रीड करते हो तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इलेक्शन कमीशन इज नॉट करेक्ट। इलेक्शन कमीशन से रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है? सो सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं? एक तो यहाँ पे दिखी गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का कराते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, देन एमपीस, मतलब एमपीस मतलब क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन होने वाले हैं वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जैसे कि एमएलए के इलेक्शन या एमएलसी के इलेक्शन, इन सभी की जिम्मेदारी किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। कहाँ पे मेंशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सो इट इज़ मेंशन अंडर द आर्टिकल 324 में मेंशनड है। देन कितने मेंबर्स होते हैं? सो इसमें टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो एक होगा वो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो 2 होते हैं दोज आर कॉल्ड एज द इलेक्शन कमिश्नर्स। समझ गया? तो एक कहलाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा कहलाता है इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। इनकी अपॉइंटमेंट कौन कराता है? तो इनकी अपॉइंटमेंट कराता है प्रेसिडेंट। सो इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो इट इज करेक्ट। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। अब for example, option B, what does it says? An election commissioner can be removed from his office without the recommendation of chief election commissioner। अब आप ही देखो, अगर से मुझे इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो तो मैंने इसकी एडवाइस, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी एडवाइस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? सो बिल्कुल लेनी चाहिए, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिकमेंड करना चाहिए। सो हेंस जो हमारा बी है ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि इनका रिकमेंडेशन नहीं लगेगा, लेकिन उनका रिकमेंडेशन लगता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप लिख सकते हो कि जो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम क्या था? ठीक है, पूछा जाता है जो भी फर्स्ट है उसका नाम था सुकुमार सेन, वेयर एज जो हमारे फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम क्या था? सो इनका नाम था रमा देवी, ठीक है। तो ये 2 पर्सनैलिटी को आपको याद रखना है। गॉट इट। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो तो प्रेसिडेंट कराता है, और इनका टेन्यर कितना होता है? तो टेन्यर आपको याद रखना है 65 इसका मतलब ये होता है ईदर बाय द एज ऑफ 65 ईयर्स और टिल द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर ऑफ सर्विस। एक तो 6 साल तक कंटिन्यूसली रह सकते हैं, या तो 65 साल पे आने के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information relating to the decision of Council ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब बिफोर दैट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराता है, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? कुछ लोगों को चूज करता है। जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन हो गए, तो लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा? जो भी पार्टी मेजोरिटी में आएगी वो पार्टी अपना लीडर इलेक्ट करेगी, और जो लीडर उन्होंने इलेक्ट किया है उस लीडर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करा देगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। फिर क्या करेगा? जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो कुछ अपने पार्टी से लोगों को सेलेक्ट करेगा कि यार इस बंदे को फाइनेंस मिनिस्टर मिलेगी, इस बंदे को डिफेंस मिनिस्ट्री मिलेगी, इसे होम अफेयर मिलेगा, ओके। एंड फिर मतलब रिकमेंड किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया इन लोगों को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज अ डिफेंस मिनिस्टर, एज अ होम अफेयर, और इन लोगों को फिर प्रेसिडेंट मिनिस्टर बनाएगा, राइट। सो प्राइम मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर्स इलेक्ट करता है उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। अब लेट्स टेक कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में एक डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर को कोई मैसेज पास करना है प्रेसिडेंट को, तो डायरेक्टली पास नहीं करेगा। डिफेंस मिनिस्टर अपना मैसेज प्राइम मिनिस्टर को पास ऑन करेगा, और प्राइम मिनिस्टर फिर वो मैसेज प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हायरार्कीज होती है, ये कुछ एसओपीज होती है जो कि मेंशन है हमारे आर्टिकल नंबर 78 में। सो
ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन टू दी प्रेसिडेंट। सो जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे होगा आर्टिकल नंबर 78। ठीक है, ये पांचों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि प्राइम मिनिस्टर से डील करते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर से डील करते हैं, तो इसको आपको एक बार रीड करना है प्रॉपरली। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आता है हमारा इमरजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, इमरजेंसी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड। ठीक है, कौन सा इसमें मेंशनड नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी टाइप ऑफ इमरजेंसी मेंशनड नहीं है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, सो आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट्स रूल सुना होगा, देन नेशनल इमरजेंसी सुना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। ठीक है, ऑल्दो हमने उसे विटनेस नहीं किया है बट हमने सुना है। सो यहाँ पे ऑप्शन है नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी इन टर्म्स ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी। तो हेल्थ इमरजेंसी भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हेल्थ इमरजेंसी नहीं होती है। जैसे कोविड-19 दैट वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेल्थ इमरजेंसी, बट ऐसी कोई भी हेल्थ इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है। जो स्टार्टिंग के तीन है ये तीनों मेंशन्ड है। सो इमरजेंसी की बात करते हैं। सो जो इमरजेंसी है हमारे इंडिया में तीन तरीके की इमरजेंसी प्रोविजंस है। पहला, जिसे नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है अंडर आर्टिकल 352। अब एक चीज़ आप यहाँ पे दिमाग में रखोगे कि नेशनल इमरजेंसी ऐसा कोई वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ये वर्ड यूज़ किया जाता है बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसे सिंपली नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। देन आता है देन आता है हमारे पास प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल जो सेकेंड ऑप्शन है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 356 एंड लास्टली वी हैव फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो आप देखोगे 352 में चार ऐड करोगे, वहाँ पे और चार ऐड करोगे, तो ये हो जाती है हमारी तीन तरीके की इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, सो फॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया नहीं है कि हमें डिक्लेयर करना पड़ा कि हम बैंकरप्ट हो चुके हैं या हमारा जो रिज़र्व है वो बहुत कम हो चुका है। नहीं, तो अभी तक एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने इम्पोज नहीं की है। हाँ, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी हमें इंडिया का जो राजकोष है उसमें पैसे कम पड़ जाते हैं, तो हो सकता है कि हम लोगों की सैलरी कम कर सकें। ठीक है, तो इस समय पे सैलरी भी लोगों की कम होती है। लोगों की सैलरी कम होना मतलब ये सिर्फ आपकी और हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी नहीं, इनमें प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं। ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट आ जाते हैं, गवर्नर्स हो जाते हैं, इन सब की सैलरी भी रिड्यूस की जा सकती है, ऐसे भी प्रोविजंस है। ओके, देन ओवरऑल इंडिया में अभी तक तीन तीन बार इमरजेंसी इम्पोज हुई है। ठीक है, कब कब, 1962 में जब चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था, कहाँ पे, NEFA। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसे करंटली अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन कहते हैं। देन हम कहते हैं 1971 में व्हेन द पाकिस्तानी अटैक्ड इंडिया। देन 1975 में इट वाज ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये जो था इट वाज ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस, वेयर एज अपर टू इट वाज ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन। सो गॉट इट। सो ये तीन तरीके की इमरजेंसी है। सो हेल्थ इमरजेंसी ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ये एक छोटा सा चार्ट है। अगेन वेन एवर इट इज़ चार्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चार्ट को अब आपको रटना नहीं है, एक बार देखना है। इसमें क्या देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर और सबसे कम बार नंबर। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि ये चार्ट हमें बताता है पूरे इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे कितने बार प्रेसिडेंट रूल जो 356 वाली इमरजेंसी है ये इम्पोज हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें मणिपुर दिखता है। सो मणिपुर में मैक्सिमम 10 बार प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज हुआ है, पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो आपको याद रखना है। गॉट इट। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड अ सर्कमस्टांसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो जस्ट नाउ हमने देखा है 352 के अंडर हम क्या कहते हैं, कॉमनली उसे नेशनल इमरजेंसी कहते हैं। और ये जो नेशनल इमरजेंसी है ऐसा कोई भी वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसका नाम है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो कि दिया जाता है, जो कि हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं ड्यू टू बाय एक्सटर्नल थ्रेट और ड्यू टू सम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। एक्सटर्नल में क्या आ जाता है, एक्सटर्नल में आ जाएगा इन केस ऑफ वॉर या इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन।
ठीक है, आपको याद आ रहा होगा एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से 2 बार इम्पोज हुआ है, 62 में और 71 में। देन इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंडर आता है, जैसे कि अगर कुछ आर्म्ड रेबेलियन हो जाता है, ठीक है, आर्म रेबेलियन, ओके। सो इन दैट केस इट इज टर्म्ड एज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल थ्रेट, दैट इज आर्म रेबेलियन। तो हमें किसका मेंशन नहीं दिखता है, ठीक है, हमें यहाँ पे दिखता है इंटरनल डिस्टर्बेंस इज नॉट मेंशनड एनीवेयर। सो गॉट इट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, फर्स्ट इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन ड्यू टू इंटरनल थ्रेट। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ द स्टेट। अगेन कौन सा स्टेट है ये, स्टेट का मतलब अगेन राज्य नहीं निकालोगे, जहाँ पे भी आता है स्टेट मतलब अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी एट यूनियन स्टेट और ग्रास रूट लेवल। किस टाइम पे हम सैलरी रिड्यूस किया जा सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी पे, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इंटरनल डिस्टर्बेंस नो, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल, और डिग्रेडेशन ऑफ मॉनेटरी पब्लिक मोरालिटी, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ये कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। देन आप और एक चीज़ याद रखोगे कि जो हमारे आर्टिकल नंबर, हमारे फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 20 और 21, इट कैन नेवर बी सस्पेंडेड, ठीक है, सिंपली लिख लो, ये कुछ भी हो जाए, ठीक है, इट कैन नेवर बी सस्पेंडेड, ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। क्वेश्चन का मतलब ये होता है, सपोज कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों डिक्लेयर कर दी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे होता क्या है, जो हमारा लोकसभा का 5 साल की वैलिडिटी होती है, 10 ईयर की, 5 साल तक लोकसभा के इलेक्शंस या गवर्नमेंट फॉर्म होती है। नेशनल इमरजेंसी आप डिक्लेयर करते हो तो आप 1 साल तक इसका 10 ईयर बढ़ जाता है, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ एज अ प्रेसिडेंट, मैं तो यार इसका मिसयूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के केसेस नहीं है, चांसेस नहीं है, फिर भी मैंने डिक्लेयर कर दिया, क्यों, ताकि बस मेरा लोकसभा का 10 ईयर 1 साल के लिए इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और अगर ऐसा डिसीजन लेता हूँ तो ये डिसीजन सही है या गलत है, आप कहोगे तो गलत है, ठीक है, ओके। और क्योंकि अब ये गलत है तो मैंने कहाँ जाना चाहिए, मैंने कोर्ट में जाना चाहिए इसके लिए कि ये तो गलत हो रहा है। तो वो कौन सा एक्ट था, कौन सा अमेंडमेंट था जिसने मुझे कोर्ट जाने से भी मना कर दिया था, ठीक है, तो वो था यहाँ पे एक्चुअली 38th होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं यूपीएससी में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप हो जाते हैं। सो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो अब ये तो गलत चीज़ थी ना कि यार आप कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हो, ठीक है, मतलब ये तो गवर्नमेंट जो है वो मनमानी कर रही है अपनी, ओके। तो इसी 38 को रेक्टिफाई किया था हमने फर्दर बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, बाय दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। अगर से मुझे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे अगर करेक्ट चेंजेस करने हैं, उसके अंदर कुछ करेक्शंस करने हैं, ठीक है, तो जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो उस बिल के रिगार्डिंगली कौन सी चीज़ गलत है। सो इट इज़ गवर्न बाय आर्टिकल 368/2 of the Constitution of India. So that is correct. Joint sitting can be resorted to for passing a bill amending the Constitution of India. Then the state legislature cannot initiate any bill or proposal for the amendment of Constitution. So that is also true. अगर से आपको Constitution को amend करना है तो वो पार्लियामेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। यहाँ पे हमारे पास कि जॉइंट सिटिंग कैन बी रिजॉर्टेड टू पासिंग अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो एक चीज़ याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। तो जॉइंट सिटिंग किसके लिए बुलाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए, ठीक है। इस मोमेंट के लिए इतनी डिटेल काफ़ी है, याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए कभी भी जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज फॉलोड इन द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है, सो इट इज़
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। गॉट इट। तो सही आंसर होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो मतलब आपको ये समझना है क्योंकि अब प्रेसिडेंट के इतने सारे क्वेश्चन दिखते हैं, मतलब प्रेसिडेंट इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक, हॉट टॉपिक इन पॉलिटी, सो यू कांट इग्नोर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट करेक्ट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे आप बस एक याद रखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। अगेन आपको इलेक्टेड लिखना है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट्स ऑल। ठीक है, जब हम कहते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है, लेकिन इलेक्टेड रहना चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं, क्योंकि कुछ मेंबर्स हैं ना जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करते हैं। सेम फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो वो भी कैसे मेंबर होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए। सो यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। The president is elected by the elected member of parliament and legislative assembly of state and union territory. The electoral college does not include members of the legislative council. The system of proportional representation by means of transferable vote is followed. So जो हमारे पहले तीन ऑप्शन से तीनों सही है। यहाँ पे लिखा गया है a union member shall not be eligible for election एज अ प्रेसिडेंट। सो वो भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, सपोज अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है, आज का ही अगर आप एग्जांपल लेते हो, फॉर एग्जांपल अमित शाह, हम सभी इन्हें जानते हैं। सो अमित शाह जी को ऐसा लगता है कि यार चलो प्रेसिडेंट बनना चाहिए, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्ट हो सकते, कंटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज अ होम मिनिस्टर एज वेल। जैसे ही वो जीत जाते हैं तो क्या करेंगे, वो अपनी मिनिस्ट्री को क्विट कर देंगे, रिज़ाइन कर देंगे। गॉट इट। सो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है, ये कंडीशन सिंपली इन तीन लाइन को यहाँ पे हम एक लाइन में ऐसे समअप कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 साल के होना चाहिए और लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि यार उसने लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबल मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप आज 20 ईयर्स के हो, ठीक है, सो आप क्या आज एलिजिबल हो क्या एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि यार आपने मेंबर होना चाहिए वहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन डिस्क्रिशनरी पावर अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सेट अप ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इन स्टेट एंड विच हैज शेड्यूल ट्राइब बट नॉट शेड्यूल एरिया। सो आपको क्लियरली यहाँ पे याद रखना है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 5th शेड्यूल में कौन कौन से एरियाज आते हैं हमारे, सो इट प्रोविजन रिलेटेड टू दी कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सो जिसमें आते हैं हमारे एट प्रेजेंट हमारे पास 10 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये 10 स्टेट है जो कि 10 स्टेट है जो कि 5th शेड्यूल स्टेट में आते हैं। 6th शेड्यूल स्टेट के भी आपको 4 स्टेट है, दैट इज AMTM से आप याद रख सकते हो, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अभी रिसेंटली जो लद्दाख के प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो इसी के लिए चल रहे हैं कि यार लद्दाख को भी आप इस लिस्ट में ऐड करो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्चुअल क्वेश्चन। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही पूछा जाएगा, यही पूछा जा सकता है कि नदन जोनल काउंसिल का कौन से मेंबर है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सेंट्रल जोनल काउंसिल के कौन से मेंबर है, तो कौन कौन से मेंबर है, यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, एंड दी हेडक्वार्टर इज एट इलाहाबाद। ईस्टर्न जोनल काउंसिल इट इज़ बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, एंड इट इज़ कोलकाता वेयर इज़ द हेडक्वार्टर लोकेटेड। वेस्टर्न जोनल काउंसिल इट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन मुंबई हेडक्वार्टर्ड। सदर्न जोनल काउंसिल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी, हेडक्वार्टर्ड एट चेन्नई। क्वेश्चन ये पूछा था कि नदर्न जोनल काउंसिल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो कौन से आते हैं, तो देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ना आप कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो जो आपको बाकी 3 के पता हो, राइट। तो इसमें आता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, देन पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड एलिमिनेट कर देते हो, आपको पता है कि उत्तराखंड तो सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है, सो आपको सही आंसर मिल जाएगा बी। आफ्टर दैट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। अब पहली चीज़ तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है, सो हमें पता है सेंट्रल लेवल पे है हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट। लेट्स टेक अ केस कि कल को चल के मेरा मन करता है या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मन करता है कि वो यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करे। ठीक है, तो मोदी जी तो आएंगे नहीं कोर्ट में, क्या करेगा यूनियन गवर्नमेंट, अपना एक लॉयर भेजेगा। ठीक है, और
महाराष्ट्र के भी सीएम नहीं आएंगे, वो भी अपना एक लॉयर भेजेगा। सो यूनियन गवर्नमेंट के लॉयर को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, वैसे ही महाराष्ट्र स्टेट भी अपना स्टेट गवर्नमेंट का लॉयर भेजेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे एडवोकेट जनरल है, यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है। ओके, अब ये दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बुक बना दी है, मतलब ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। अब ये सिंगल बंदा है। अब यार यूनियन गवर्नमेंट के तो बहुत सारे काम होते हैं, तो इसी को असिस्ट करने के लिए और भी जजेस होते हैं। ठीक है, और भी जजेस होते हैं, तो जिसे क्या कहा जाता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो इन्हीं के बारे में हम देखेंगे। एसजीआई इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर। सो दे आर नॉट द चीफ लीगल एडवाइजर। चीफ लीगल एडवाइजर कौन होगा, वो तो होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए जो होता है उसे हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। अब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ये हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी है वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस वन इज करेक्ट। द पोस्ट ऑफ एसजीआई इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्या, सो बिल्कुल नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अंडर आर्टिकल 76। द एसजीआई इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, सो दिस वन इज ट्रू। अब यहाँ पे आप देखते हो तो यार हमारे तो ऑप्शन ए भी गलत आ गया, ऑप्शन सी भी गलत आ गया, तो सही है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट था, इसके ऑप्शंस, दो ऑप्शंस गलत हैं, सो ऐसे क्वेश्चन ड्रॉप किए जाते हैं, राइट। सो पेपर में भी आ सकता है ऐसा। सो अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट ना कीजिए, कुछ इन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा नहीं होता है कि यार ये क्वेश्चन का अगर आपका गलत हो गया या सही है तो आपको बोनस मार्क मिलेगा, गलत है तो माइनस मार्क मिलेगा, नहीं, ये क्वेश्चन ही काउंट नहीं होता है। फिर आपके जो मार्क काउंट हो गए वो 120 में से नहीं 119 में से काउंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ से आती है। ठीक है, सो ये आपके लिए एक होमवर्क होगा। ये होमवर्क इसके लिए होगा बिकॉज ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका टेबल देखना है, टेबल इज अटैच्ड इन दिस पीडीएफ, या आप इसका आंसर आप ना कमेंट करोगे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, इसमें से सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट किस स्टेट को दी है। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे हिंट देता हूँ। राज्यसभा की सीट दी जाती है बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन और एरिया के रेशियो पे ये सीट्स अलॉट की जाती हैं, राइट। सो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करेंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत। पंचायत, ठीक है। अब पंचायत जो था ये क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था क्या, सो इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसे लेटर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है बाय व्हाट, बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, देन हमने क्या किया था, हमने एक नया जो हमारा पार्ट 9 था, ठीक है, पार्ट 9 में हमने पंचायत को मेंशन किया है, जहाँ पे आते हैं हमारे आर्टिकल 243। तो ये सभी डील करते हैं हमारे पंचायत से। एंड इसमें जो स्पेसिफिक है आर्टिकल 243D, वो स्पेसिफिकली हमें बताता है दैट देर आर सम रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर दी वुमेन इन पंचायत। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। तो ठीक है, तो आपको याद रखना है 343D जो है वो इससे डील करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन, जो हमारे 12 स्केड्यूल्स हैं इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसे हमें मैच द पेयर करना है। स्केड्यूल याद रखना बहुत ही ईजी है, कैसे हम याद कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जहाँ पे टी बात करता है टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स की, इंडिया की टेरिटरी कितनी है, इंडिया की स्टेट्स कितनी है। एज ऑफ नाउ वी ऑल नो कि हमारे 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरी है। इन सभी का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या लिस्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे दिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्केड्यूल्स कहते हैं। तो ऐसे कितने टेबल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 12 स्केड्यूल्स है, जो कि पहला डील करता है टेरिटरी से, सेकंड इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरी से, तीसरा अफर्मेशंस ओथ कि जैसे प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, राज्यसभा का सीट एलोकेशन, इसके जस्ट पहले मैंने आपसे पूछा था कि कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट एलोकेट हुई है। देन एस इज फॉर स्केड्यूल्ड एरिया, ओ फॉर अदर ट्राइबल एरिया, एफ फॉर फेडरल लिस्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म, डिफिक्शन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी, राइट। सो ये मैच द पेयर, इट इज़ वेरी इजी अगर आपको ये याद रहता है तो, ठीक है। तो अगेन आपको ये याद करना है, अगर आप ये याद कर लेते हो तो ये क्वेश्चन इज़ नॉट अ वेरी बिग डील फॉर यू, गॉट इट। सो किस पे ध्यान देना है, इन 12 स्केड्यूल्स को याद करने में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ रिलेटेड फॉर द मनी बिल।
सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज़ नॉट करेक्ट। मनी बिल का मेंशन कहाँ पे, हमारे आर्टिकल नंबर 110 में। मनी बिल किससे डील करता है, कंट्री में जो भी टैक्सेशन होगा किस तरीके से इम्पोज किया जाएगा, ख़त्म करना है, कम करना है, अल्टर करना है, रेगुलेट करना है। ऐसे कोई भी लॉ अगर आते हैं तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं, ऐसे लॉ बनाने के लिए, ठीक है, जो भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा तो उसे हम बिल कहते हैं। ठीक है, लॉ बनने से पहले उस डॉक्यूमेंट को बिल कहा जाता है। और वो बिल या वो डॉक्यूमेंट जो कि डील करता है टैक्सेशन से रिलेटेड, उसे हम क्या कहते हैं, मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। 110 में प्रॉपरली इसकी डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, अगर से मुझे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने हैं, इमरजेंसी फंड जो हमारा होता है जिसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे पैसे निकालने हैं, पब्लिक अकाउंट से मुझे कुछ डील करना है, तो इन सभी के लिए मुझे मनी बिल इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। ओके, जो कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। राज्यसभा के पास इसके लिए नेग्लिजिबल और मिनिमम पावर्स होती है। राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता है मनी बिल से रिलेटेड। ठीक है, इट कैन ओनली कुछ अपने सजेशंस दे सकता है, इनफैक्ट करेक्शन भी नहीं कर सकता है। अब कौन सी चीज़ मनी बिल में नहीं आती है, आपको बस ये याद रखना है कि जो भी फीस होती है, पेनल्टीज होती है, ये मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आता है। राइट, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज़ राज्यसभा, सो इट इज़ करेक्ट। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल, ये भी सही है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है, अमेंड भी नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ सजेशंस दे सकता है, रिकमेंडेशंस दे सकता है। अब वो रिकमेंडेशंस भी एक्सेप्ट करना नहीं करना वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेगा। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग अ बिल इज मनी बिल और नॉट, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। मनी बिल, अगर कोई भी बिल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि यार ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर जो भी लॉ बनेगा इन फ्यूचर, ये मनी बिल है या नहीं है, इसका फाइनल आंसर कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा क्या, नहीं, कौन देगा, लोकसभा का स्पीकर। एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू डिस्कस मनी बिल। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा के पास कुछ भी पावर नहीं है उस बिल को डिस्कस करने की, तो ऐसा नहीं है, डिस्कस कर सकता है, उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसे अमेंड मॉडिफाई नहीं कर सकता है, सिर्फ डिस्कस करने के बाद में कुछ सजेशंस दे सकता है। वो सजेशंस लेना नहीं लेना वो भी लोकसभा डिसाइड करेगा। राइट, सो डी इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। अब देखो, अभी क्या था, लोकसभा में आपने देखा कि बहुत सारी पावर है मनी बिल से रिलेटेड, वैसे ही राज्यसभा के पास भी कुछ पावर से रिलेटेड टू मनी बिल। तो पहले कुछ तो एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या मनी बिल को इनिशिएट करना ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है क्या, तो आप तो वन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, दैट आई नो। तो वन वन ये आपने एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड आप देखते हो, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो क्या वो एक्सक्लूसिवली पावर है क्या राज्यसभा की, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही कर सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो आप तीन को भी एलिमिनेट कर दो, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ टू। तो जो दो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। अब कुछ सीख लेते हैं कि मतलब कौन सी राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, टू डिक्लेयर अ सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, नेक्स्ट it is again related to panchayat. Okay, that is 73rd constitutional amendment act 1992. सो कौन सा पंचायत से रिलेटेड करेक्ट है, देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब, तो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, हाँ याद आना चाहिए 343 डी के अंडर। पंचायत आर नॉट एथोराइज टू कलेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब आप देखो तीन लेवल पे गवर्नमेंट है इंडिया में, एक है यूनियन लेवल पे, एक है स्टेट लेवल पे और एक है लोकल गवर्नमेंट या जिसे हम ग्रास रूट गवर्नमेंट कहेंगे, एक पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। अब आप सोचो यहाँ पे पावर है क्या टैक्स का, बिल्कुल है। यहाँ पे है क्या, है, इन्हें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, अगर ये गवर्नमेंट है तो इन्हें भी देना चाहिए, तो बिल्कुल ओके। सो पंचायत के पास भी प्रोविजंस होता है, तो यहाँ हेंस जो सही होगा दैट इज़ ओनली वन। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट नॉट सस्पेंडेड व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। याद करो, ठीक है, कि जो कौन से फंडामेंटल राइट थे जो कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते, 20 और 21। 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस एंड जो कि है आर्टिकल नंबर 20। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, ये सस्पेंड हो सकता है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी सस्पेंड हो सकता है, आर्टिकल नंबर 19। इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ये भी सस्पेंड हो सकता है सिर्फ और सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट सस्पेंडेड व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर, सो 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अब दो क्वेश्चन आते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो क्वेश्चन है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा,
लेकिन अगर डिफिक्शन बिकॉज ऑफ एंटी डिफिक्शन लॉ और डिफिक्शन के ग्राउंड पे अगर डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो डिसाइड करता है वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर लोकसभा है तो स्पीकर, और अगर राज्यसभा है तो वहाँ का चेयरमैन। गॉट इट। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो बी आएगा, क्योंकि लोकसभा का पूछा है। Next question we have, which of the following amendment of the constitution has introduced reservation in education and in public employment of people of EWS? So again it is a factual question. ये factual question है, ये आपको याद करना है। So it is 103rd amendment 2019, जहाँ पे हमने ये प्रोविज़न आया था। साथ ही साथ 123rd के साथ आप 104 भी याद कर लो। 104 में क्या कहा गया था आपको अगर याद होगा, राज्यसभा में फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 250 सीट है, सॉरी हाँ 250 सीट है, और लोकसभा में कितनी सीट है 550 है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सारी जगह पे 552 भी लिखा गया है। सो हाँ, जो एक्स्ट्रा की 2 सीट्स है ना, वो हमने बाय दी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या किया है, हमने उसे हटा दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 सीट थी वो किसके लिए रिजर्व नॉमिनेटेड थी, ये सीट पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेटेड थी, जो कि प्रोविज़न हमने डिलीट कर दिया है। ओके, किस अमेंडमेंट से? 104th अमेंडमेंट से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड कौन करता है? सो अगेन इट इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट? अब कास्टिंग वोट अगेन एक नया कंसेप्ट है, नया टर्म है, तो इसे समझते हैं कास्टिंग वोट क्या होता है। सो लेट्स टेक अ केस कि अगर हम क्लास में 101 लोग हैं, 101 में से ये डिसाइड हो गया कि एक बनेगा मॉनिटर, ठीक है, एक मॉनिटर बन जाता है। एंड फिर कितने हो गए? 50 जाते हैं टीम ए में, 50 जाते हैं टीम बी में। ओके, अब क्या होता है, वोटिंग होता है कि इस बार पहले पहले क्रिकेट में बैटिंग कौन करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या कहते हैं, हम करेंगे, ये भी सभी 50 कहते हैं हम करेंगे। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, टाई हो गया ये तो, ठीक है, यहाँ पे मैच टाई हो गया। तो ऐसे केस में क्या करेगा, मॉनिटर डिसाइड करेगा। मतलब मॉनिटर ने क्या किया, सबसे लास्ट में वोट किया, ठीक है, सबसे लास्ट में वोट किया, और इसने जो लास्ट में वोट किया इसे क्या कहते हैं, हम कास्टिंग वोट कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज दी कास्टिंग वोट। अगर से आप सोचो, अगर से ये टाई वाली सिचुएशन होती ही ना, तो क्या मॉनिटर की वोटिंग की ज़रूरत थी क्या? नहीं। ओके, सो ऐसे वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज़ अ कास्ट बाय स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच, सो दैट इज़ ट्रू। स्पीकर मतलब लोकसभा का मॉनिटर जो है वो स्पीकर, राज्यसभा का जो मॉनिटर है वो हो गया चेयरमैन, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इट इज़ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस। क्या ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करता है क्या, पहली बारी में वोट करता है क्या? नहीं, ठीक है, ये जब टाई होता है उस केस में वोट करता है। इट इज़ कास्ट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, जब इक्वल हो जाता है तब वोट करता है क्या ये? सो बिल्कुल ये तभी वोट करता है। इट इज़ ऑलवेज मेंटेन टू इट इज़ ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन दी स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है जैसे का वैसा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, उसके लिए वोट करता है क्या? नहीं, स्टेटस को जो है उसे रिजॉल्व करने के लिए करता है। ये जो टाई हुआ है, जो चीज़ हो चुकी है, उसे रिजॉल्व करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? आप कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, तो 1 तो आना चाहिए और 3 भी आना चाहिए। 1 3 1 3 2 नहीं आना चाहिए। सो जो करेक्ट आंसर वो होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सो यहाँ पे सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। 15 मतलब ये वो 5 ग्राउंड है जिसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। कौन सा? रेस, रिलीजियन, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ, ठीक है। सो आप इसे रारी का से वैसा कुछ याद कर सकते हो। 16 क्या है? एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 22 क्या कहता है? 22 कहता है अगेन डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट हम देखेंगे अंडर आर्टिकल 231 ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू स्टैब्लिश कॉमन हाई कोर्ट 2 और मोर स्टेट। ये पावर किसे देती है? पार्लियामेंट को। सो पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि 2 से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फैक्चुअल चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट इज इनकरेक्ट? सो आपको पता होगा जो हमारा चैप्टर 1 है, पार्ट 1 है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें है हमारे 1 2 3 4 आर्टिकल, और आर्टिकल 3 हमें ये प्रोवाइड करता है कि आप एक स्टेट को 2 स्टेट में डिवाइड कर सकते हो, 2 अलग अलग स्टेट को मिला के एक कॉमन स्टेट बना सकते हो, या एक स्टेट का एरिया छोटा करके बड़े दूसरे स्टेट को दे सकते हो। ये सभी प्रोविज़न दी जाती है आर्टिकल 3 में। अब जब मैं आर्टिकल 3
का यूज़ करता हूँ, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो होते हैं एज अकॉर्डिंग टू 368। लेकिन जब मैं ये सारे चेंजेस करता हूँ स्टेट से रिलेटेड, तो वो 368 के अंडर काउंट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा गया है एन अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसकी 368 अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। Ratification by one half of the state is necessary after the amendment is made by the parliament, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, the legislation can be passed by simple majority of both house of the parliament, so yes। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से ये चीज़ हो जाएगी। जो सही होगा यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ आंसर नंबर 3। ओके, सो ओवरऑल क्या समझना है इससे, कि जो हमारा पार्ट 1 है, इससे पहले भी मैंने कहा है आपको कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 तक प्लस 51A, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। यही पता है ना, तो आप 5 से 6 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के इसी में से आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्शन ऑफ पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन, सो चलो बात करते हैं। एक होता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 4 लोगों के इलेक्शन कंडक्ट करता है। एक हो गया हमारा प्रेसिडेंट, एक हो गया वाइस प्रेसिडेंट, एक हो गया MP मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, और एक हो गया स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब क्या आता है, विधान परिषद और विधान सभा। विधानसभा मतलब MLA, और विधान परिषद में कौन बैठता है, MLC। सो इन सब के काम ECI करता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, इनका क्या काम होता है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन कंडक्ट कराना। सो ये सही है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन्हें अपॉइंट करता है गवर्नर। ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो पहला आना चाहिए लेकिन दूसरा नहीं आना चाहिए, तो ये पहला पहला होना चाहिए लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए। तो देखो हमारा आंसर ना D निकल जाता है। तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू पंचायत इलेक्शन, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, सो बिल्कुल हाँ। ठीक है, जो पार्लियामेंट के अभी इलेक्शन हो रहे हैं स्पेसिफिकली लोकसभा के, लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी में आएगी, ठीक है, लेट्स सी इस बार अब की बार 400 पार है या नहीं है, तो जो भी पार्टी आएगी वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ठीक है, और यही गवर्नमेंट क्या बनाएगी, अपना यूनियन कैबिनेट बनाएगी। यूनियन कैबिनेट मतलब क्या होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर रहेगा और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री रहेगी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब ये जो भी डिसीजंस लेती है वो पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है क्या, बिल्कुल हाँ होती है। क्यों, क्योंकि जो भी ये एक्शंस करेंगे उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अपोजिशन पार्टी होगी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट रिमेन्स इन पावर टिल इट इंजॉयज कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी। जब तक के इस गवर्नमेंट की मेजोरिटी रहेगी तब तक वो पावर में रहेगी, तब तक कॉन्फिडेंस में, तब तक पावर में रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो नेचुरली हमारा चौथा इनकरेक्ट होना चाहिए। अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, सो इट इज़ इनकरेक्ट। लेट्स टेक अ केस कि अभी हमारे लोकसभा इलेक्शन होते हैं। ओके, एंड जिसमें करंटली जो बीजेपी है उसकी मेजॉरिटी सीट्स आ जाती है, उनकी 400 प्लस सीट आ जाती है। लेकिन सडनली मोदी जी को ऐसा लगता है कि चलो यार, कल कुछ इनके एक बचपन के दोस्त थे जो कि अभी गांव में रहते हैं, उनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, इसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया जाए या इसको रूलर मिनिस्ट्री दे दिया जाए। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन कब तक, 6 महीने तक एक नॉन मेंबर भी मिनिस्टर बन सकता है, 6 महीने तक। तो 6 महीने बाद क्या होगा यार, वो 6 महीने के अंदर ही कैसे ना कैसे उसे पार्लियामेंट के अंदर फिक्स कर देंगे। ठीक है, लोकसभा के अंदर या तो राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर करना और भी ईजी है। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 12 लोग को नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से वो मेंबर बन सकता है। तो हेंस D इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा इनकरेक्ट है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम। ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, सो दैट इज़ ट्रू। वाइस प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया क्या है, ही मस्ट बी इंडियन, देन कम से कम 35 साल का होना चाहिए, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड, ठीक है, टू बिकम दी मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर के लिए उसने क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, वी आर नॉट सेइंग दैट ही मस्ट बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा।
सी क्या कहता है, ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। करेक्ट। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड एमपी और एमएलए, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पूरा पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि अब इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर, जब हमने कह दिया पूरा पार्लियामेंट मतलब पूरा पार्लियामेंट, उसमें इलेक्टेड भी आ गए नॉमिनेटेड भी आ गए। 5 साल के लिए होता है, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इजी क्वेश्चन था। तो हाँ, एट द एंड जिस तरीके से जितना इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है हमारे लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी है। देन पंचायत, ठीक है। देन पंचायत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पंचायत इज नॉट करेक्ट। पंचायत में लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल। क्या पंचायत टैक्स कलेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या कहते हो आप? ठीक है, अभी दो तीन क्वेश्चन पहले डिस्कस किया है कि 3 लेवल पे गवर्नमेंट होती है, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे और ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे गवर्नमेंट होती है जिसे हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। जब ये गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है, ये कर सकती है, तो ये क्यों नहीं कर सकती? तो इनके पास भी पावर्स होती है। अ पर्सन हु इज अटेंड द एज ऑफ 25 विल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत। ठीक है, सो ये एक्चुअली 25 नहीं, ठीक है। पंचायत ऐसी चीज़ है कि अगर आप 21 साल के भी हो जाते हो, देन यू बिकम द एलिजिबल टू बी टू टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर पंचायत। ठीक है, आप अपने गांव के सरपंच कंटेस्ट कर सकते हो अगर आप 21 प्लस हो जाते हो तो। ठीक है, सो बी तो है वो इनकरेक्ट है, बट हाँ कुछ हम करेक्ट चीज़ें भी और सीख लेते हैं कि हर एक पंचायत जो होगा वो कितने साल तक रहता है। जैसे लोकसभा का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, 5 साल है। राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना है, 6 साल है। वैसे जो थर्ड लेवल पे है, इनका ड्यूरेशन कितना होता है, इनका भी 5 साल होता है अगर प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो। अगर से इन बीच में डिसॉल्व हो जाता है, लेट्स टेक कि आज 1 जनवरी 2024 को पंचायत के इलेक्शन हुए, तो ये कब तक फंक्शन करेगी, 1 जनवरी 2029 तक। लेकिन सोचो कि बीच में ही कुछ ऐसा होता है कि पंचायत ख़त्म हो जाती है या पंचायत डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, कब? 1 साल बाद, 1 जनवरी 2025 को। ओके, सो हमें फिर से इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। सो जो अगला जो भी इलेक्ट होके आएगा वो अब 5 साल तक नहीं रहेगा, वो 2029 तक ही रहेगा, मतलब जो रिमेनिंग पीरियड होता है उस तक। तो वही है ऑप्शन नंबर डी का मतलब। यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। सो पंचायत इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और पंचायत के साथ एक टॉपिक फ्री आता है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपैलिटी। तो जब हम पंचायत पंचायत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि म्यूनसिपैलिटी छोड़ दो। अगेन पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा है? नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एट ईच लेवल आर रिजर्व फॉर वुमेन। आपको पता है कि करंटली इंडिया कितना ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट कर रहा है, और वुमेन की पोजीशन हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी इट आर्म फोर्सेस और बी इट एडमिनिस्ट्रेशन और बी इट गवर्नेंस। सो भाई यहाँ पे तो हमें रिस्क नहीं लेना है। 1/3 क्या, कल को चल के अगर 50% भी कर दिया ना, तो भी आप उस चीज़ को मान लेना। ठीक है, बट जोक्स अपार्ट, एज ऑफ नाउ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिजर्वेशन ऑफ scheduled caste and scheduled tribe are provided for all at 3 level of body, तो yes, state can provide reservation for OBCs if needed, so that is also correct. Okay, then state election commissioner is appointed by the president। अब देखो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है। तो नहीं, कौन अपॉइंट करता है इसे, प्रेसिडेंट नहीं करता है, गवर्नर करता है। तो देखो ठीक है, घूम फिर के बातें वहीं आती है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्यूपाइड ऑफिस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये है आपका प्रेसिडेंट का चार्ट, ये है आपका वाइस प्रेसिडेंट का चार्ट, एंड यू नो द जॉब। आपको क्या करना है यहाँ से आपको पता है, आई विल नॉट रिपीट दिस। नेक्स्ट, with respect to the public account committee of parliament of india which of the following statement is are correct। ठीक है, इससे रिलेटेड अब करेक्ट कौन सा है? अगेन ठीक है, नोट इट डाउन कि कमिटीज़, आपको सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना है आपके अपकमिंग सीडीएस के लिए, स्पेशली 3। ठीक है, 3 कमिटीज़, सभी तो नहीं बताऊंगा आपको, बट अगर आपका मन नहीं करता है तो 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ होती है हमारी। ठीक है, 3 तो पक्का करके जाना है आपको। कौन कौन सी 3 फाइनेंशियल कमिटीज़? पहली है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। सेकंड आपको करनी है एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी जिसमें होते हैं टोटल
30 मेंबर, और ये 30 मेंबर सिर्फ लोकसभा से आते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ एस्टिमेट कमेटी जो होती है उसमें राज्यसभा का मेंबर होता ही नहीं है। सो दैट इज़ ट्रू। तीसरी कमेटी आती है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी होते हैं कितने, 22 मेंबर। 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। ठीक है, थोड़ा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ अबाउट कमिटीज़ की। सो कमिटीज़ के बारे में ध्यान से सुनो आप। ठीक है, कमिटीज़ के बारे में आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो कमिटी है वो अपॉइंट कौन करता है। अगर से लोकसभा की कमेटी है तो लोकसभा का मेन हेड कौन होता है, वहाँ पे बॉस कौन है, मॉनिटर कौन है, स्पीकर। राज्यसभा है तो वहाँ पे कौन हेड है। ठीक है, राज्यसभा है तो वहाँ का चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है, नन अदर देन दी वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड चीज़ आपको ये याद रखनी है, ठीक है, कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दी टू बिकम दी मेंबर ऑफ कमिटीज़। ठीक है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। अब कुछ डिटेल्स अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये सेटअप हुई थी 1921 में, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, किस एक्ट के तहत, सो 1919 एक्ट के तहत, राइट। आफ्टर दैट 1919 एक्ट, याद आ रहा है ना कुछ 1919 से, क्या याद आना चाहिए, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म याद आना चाहिए, तब ये प्रोविजन आया गया था और वही हमने अडॉप्ट कर लिया। इट वॉज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पीकर एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए। गॉट इट। सो ओवरऑल आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में ओवरऑल पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में अभी हमने क्या देखा था, पब्लिक अंडरटेकिंग में कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। 15 आते हैं लोकसभा से, 7 आते हैं राज्यसभा से। क्या मिनिस्टर एलिजिबल होते हैं क्या, नहीं। कितने साल के लिए बने रहते हैं ये मेंबर, 1 साल के लिए। ठीक है, सो देर आर मोर मेंबर फ्रॉम राज्यसभा देन दी लोकसभा, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, वेर एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सो दिस इज ट्रू। चेयरपर्सन कौन अपॉइंट करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट करता है। सो हेंस यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ओनली बी। नेक्स्ट है नीति आयोग के बारे में। ठीक है, नीति आयोग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। नीति आयोग जो है इनिशियली ये कब फॉर्म हुई थी, 1950 में। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जा रहे हैं। अब ये मत कहना कि यार नीति आयोग तो 2015 में आई थी। पहले इसे प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले कब बनी थी ये, 1950 में बनी थी। क्या काम होता है इसका, प्लान करना। ठीक है, कि सेंटर स्टेट के रिलेशंस और बेहतर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सो प्लानिंग कमीशन 1950 में फॉर्म हुई थी। देन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट का फर्स्ट 10 ईयर आता है, हमने इसे रीनेम कर दिया किस नाम से, नीति आयोग के नाम से, इन 2015। तो 1 जनवरी 2015 को ऑफिशियली इसका डेट ऑफ बर्थ है। नीति आयोग का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, कई बार होगा इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट कर देंगे, ट्रांसफॉर्मिंग को ट्रांसफॉर्म कर देंगे या ट्रांसफॉर्मर कर देंगे, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है आपको। पूछा गया है कि नीति आयोग के कौन कौन मेंबर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, यस। गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। देन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो हियर वी हैव अ लुक, यहाँ पे हम देखते हैं चेयरपर्सन होता है, गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें CMs होते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के। देन वी हैव रीजनल काउंसिल्स। ठीक है, रीजनल काउंसिल्स होते हैं। देन स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, कुछ फुल टाइम्स मेंबर होते हैं। ठीक है, सो देर इज़ नो सच टर्म कि वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए दैट शुड बी 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है फर्दर सेम नीति आयोग के बारे में। अब इसका काम क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यार अब यहाँ पे जो बोला गया है ना, इम्पोज किया गया है, तो इम्पोज नहीं करता है, इम्पोज नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सजेस्ट कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है, हैंस हम 1 को एलिमिनेट कर देंगे। एलोकेशन ऑफ फंड एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, यार ये काम के लिए तो हमारे पास फाइनेंस कमीशन होती है कि कितना फंड किसे कितना देना है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, सो यस ये इसका काम होता है, हैंस ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आप एक बार इसकी
सभी ऑब्जेक्टिव्स को रीड करना है। ओवरऑल नीति आयोग को भूलना नहीं है। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन है, कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। It functions as a think tank of providing key element of policy. It monitors and evaluates the implementation of program. It offers a platform for resolution of interstate conflict as provider of first and last resort. ठीक है, बहुत ही easy क्वेश्चन है। यहाँ है इन सभी के, यहाँ है इन सभी के, यहाँ है इन सभी के ऑब्जेक्टिव्स। इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन रीड कीजिए सो दैट कि आपको इसका आंसर मिले। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव्स एक बार रीड हो जाएगा एंड आपको ये आंसर सॉल्व करना है। अगेन ये भी आपका एक होमवर्क रहेगा, कमेंट में आप बताओगे कौन से ईयर में नीति आयोग, इन विच ईयर कैबिनेट रिजोल्यूशन पास्ड टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन विथ नीति आयोग, कौन से ईयर में रिप्लेस किया गया है। अभी क्वेश्चन रिपीटेड है ये, ठीक है, दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, हेंस अगेन यू विल बी कमेंटिंग। आपको सारे नीति आयोग से रिलेटेड चीज़ों को कमेंट करना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे है, ठीक है, तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है। ठीक है, ओवरऑल इंडिया में 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब विधान परिषद भी है। विधानसभा तो सबको पता है, विधान परिषद 6 स्टेट्स में है। पहला यहाँ पे है बिहार, देन है उत्तर प्रदेश, देन है कर्नाटका, आफ्टर दैट देर इज तेलंगाना, देन आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 6 स्टेट्स है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा डी, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। एंड हियर वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द बाई कैमरल लेजिस्लेशन। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पे है, राइट। सो वी नो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी है, तेलंगाना में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में। सो सभी में है। अपार्ट फ्रॉम दैट टोटल 6 में है, तो वो बाकी के 2 स्टेट्स कौन से, एक हो गया महाराष्ट्र, सेकंड हो गया कर्नाटका। ठीक है, सेकंड इज कर्नाटका, राइट। सो दैट इज़ ऑल। हमने यहाँ पे मोर देन 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए, लेकिन आप देखोगे तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं समअप करूँ तो क्या है, पहले होगा आपका आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51 एंड 51A, ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसके पहले अगर बताऊँ और एक चीज़, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जितने भी हमारे एक्ट्स थे, बेसिक एक्ट्स, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यार इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुए, देन पोर्टफोलियो सिस्टम किसने लाया था, वॉइसरॉय कौन था, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी है। सेकेंड चीज़ हम आते हैं कमिटीज़। ठीक है, कमिटीज़ हो गया, ठीक है। देन क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो आपको इलेक्शन कमीशंस के बारे में पता होना चाहिए। देन आप देखोगे नीति आयोग के ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये तो परमानेंट है, ठीक है, इनका तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, बट हाँ ये कुछ हॉट टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आएगा, एक्सपेक्टेड है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आए। इफ़ आपको इफ़ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो भी स्टडी मटेरियल होगा आप इस चैनल पे आके, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और सभी चीज़ें आप डाउनलोड कीजिए। जो भी आपको डाउट्स होते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। हियर वी आर ओनली टू सर्व यू। आपका पर्पस सर्व होना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय हिंद।